अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लाइट को एक रे के फॉर्म में इंसिडेंट करके देखा था, और अब हम जो है लाइट को एज अ प्लेन वेव मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हैं। मतलब लाइट जो है वो एक सिंपल रे के फॉर्म में यहाँ पर इंसिडेंट नहीं हो रही है, वो एक प्लेन वेव के फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है, और वो प्लेन वेव जो है वो एक वेव फ्रंट के फॉर्म में यहाँ पर मीडियम पर गिर रहा है। ये जो आपका रिफ्लेक्शन है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हो रहा है, और ये दोनों का जो है वो इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ से ऊपर आपका रेयर मीडियम है, ये नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है। इसमें आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा है, और इसका अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मल से ये जो है वो आई एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है। इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये जो वेव फ्रंट है, इसका ये वाला जो वेव, ये पार्ट जो है वो सब यहाँ पर पहले इंसिडेंट हो जाता है मीडियम के इंटरफेस पर, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर इंसिडेंट होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस वेव फ्रंट पर, और यहाँ जो ये परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री पर बनेगा, जिसे हमने बी पॉइंट नोट किया है। तो ये बी से सी तक जाने में इससे जो टाइम लग रहा है वो टाउ हम डिनोट कर रहे हैं। और इस लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में c होती है, और अगर हम किसी रेयर मीडियम की बात करें जैसे एयर में या फिर किसी अनदर गैस में, तो उसमें जो स्पीड है वो अलग होगी। मान लीजिए हमने इसमें स्पीड जो है v1 मानी है, और ये कोई डेंसर मीडियम है लाइक वाटर और ग्लास, तो यहाँ पर जो स्पीड है उसको हमने v2 माना है, और यहाँ जो स्पीड है v1 में वो ज्यादा है v2 से। ठीक है, तो ये जो है टाउ टाइम में बी से सी तक जाता है। तो अगर हमें बी से सी का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे कि v1 स्पीड से लाइट जो है मूव कर रही है, टाउ टाइम में मूव कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपका v1 टाउ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टाउ टाइम में ये जो आपका रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है, तब ये वाली रे जब ये यहाँ पर बी वाला पॉइंट सी पर जाएगा, तब तक ये जो ए वाला पॉइंट है वो यहाँ पर मान लीजिए डी पर पहुंच जाता है। ठीक है, और इसमें यानी कि ये जो बी है वो सी तक गया है, उसको टाइम जो है वो टाउ लगा है, तो ये जो ए पॉइंट है वो भी डी तक जाएगा, और इसमें भी इसको टाइम जो है वो टाउ ही लगेगा। यहाँ पर जो रे है डेंसर मीडियम में हमने कहा कि वेलोसिटी v2 है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी a टू e वाली डिस्टेंस, ये हमारी v2 टाउ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि bc इक्वल्स टू v1 टाउ एंड ad इक्वल्स टू v2 टाउ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे। ये एंगल आपका आई है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल पूरा 90 है। सो ये रिमेनिंग एंगल जो हो जाएगा वो 90 माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आपका 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो 90 माइनस आई होगा, और ये वाला भी 90 है, सो 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल आपका आई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ये जो आया आपका राइट एंगल है, क्योंकि ये एंगल भी 90 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइन आई लिख सकते हैं। साइन आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर v1 टाउ अपॉन AC। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला एंगल आपका R है, ये एंगल R है, तो ये नॉर्मल जो है वो इससे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये 90 माइनस R हो जाएगा, और ये 90 माइनस R है, ये 90 है, तो ट्राइंगुलर लॉ के हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल R आ जाएगा। और इस ट्राइंगल, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर भी हम साइन R का वैल्यू लिखेंगे। तो साइन R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका v2 टाउ ओवर AC। यहाँ हम स्नेल का लॉ यूज करेंगे। सो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1 टाउ अपॉन AC एंड v2 टाउ अपॉन AC, क्योंकि हमने साइन आई की वैल्यू ये निकाली थी, साइन आर की वैल्यू ये निकाली थी। AC से AC कट जाएगा, टाउ से टाउ कट जाएगा, सो हमें मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। यहाँ पर ये जो v1 है वो लाइट की स्पीड है रेयर मीडियम में, एंड v2 जो है वो लाइट की स्पीड है डेंसर मीडियम में। और हम देख सकते हैं कि जब ये जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहे हैं, तो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है, इस वजह से जो एंगल आई है
वो ग्रेटर देन होगा एंगल आर के। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एंगल्स बहुत छोटे हों, सो आई इज ग्रेटर देन आर, सो V1 इज ग्रेटर देन V2। तो यहाँ से हमें मिल जाता है V1 इज ग्रेटर देन V2। और ये चीज प्रूफ हो जाती है कि जब रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है, तो जो स्पीड होगी लाइट की वो डेंसर मीडियम में कम होगी, जो कि कॉर्पस्कुलर मॉडल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। तो ये जो हमने वेव मॉडल देख लिया। यहाँ से अगर हम इसको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम में, सो अगर हम रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 से डिनोट कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है जिसमें हम लाइट की वेलोसिटी को जो मीडियम में है उस वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम से। सो N1 = C अपॉन V1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में C होती है और स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, दिस मीडियम इज V1, सो N1 = C अपॉन V1 एंड N2 = C अपॉन V2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की जगह। सो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं V1 = C अपॉन N1, और यहाँ पर जो V1 है इसकी जगह हम रख देंगे C अपॉन N1, एंड इसी तरह से V2 की जगह रख देंगे C अपॉन N2, और C से C कट जाएगा, N2 को लेट कर ऊपर आ जाएगा और हमें जो अपना एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा N2 अपॉन N1, इधर आ जाएगा आपका साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, तो यही हमारा स्नेल का लॉ था जिसे हमने लाइट जब हमने रे की तरह इंसिडेंट की थी या फिर हमने उसे उस लाइट के कॉर्पस्कुलर मॉडल को यूज किया था, तो हमने यही स्नेल लॉ दिया था, और जो कि हमने वेव के प्लेन वेव को यूज करके भी हमने वो स्नेल का लॉ निकाल दिया है। अब अगर हम बात करें कि लाइट जो है उसकी वेवलेंथ, मान लीजिए कि मीडियम 1 में जो उसकी वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है, और मीडियम 2 में उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है, और हम ऐसा मान लें कि B से C तक जाने में उसका ये जो है वो लेंथ वेवलेंथ के बराबर है। इट मीन्स कि BC = लैम्डा 1, एंड अगर ये BC जो है वो ये वेवलेंथ है तो इतने ही टाइम में ये जो है A से D जा रही है, तो AD जो होगी वो भी वेवलेंथ होगी मीडियम 2 की, क्योंकि जो वेव है वो मीडियम 1 में जा रही है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो V1 है, तो उसका वेवलेंथ भी यहाँ पर चेंज होगा, और अगर मीडियम 2 पे जाएगी तो भी उसका वेवलेंथ चेंज होगा, जिसे हम लैम्डा 2 से डिनोट करेंगे, और अगर BC लैम्डा 1 के बराबर है तो AD फिर लैम्डा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BC = था हमारा V1 टाउ अपॉन, अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा V2 टाउ इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। तो इस एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं V1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू V2 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू V। हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था जब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे थे, तो V = न्यू लैम्डा, ये हमने आपको पढ़ाया था, एंड यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं न्यू = V अपॉन लैम्डा। इट मीन्स कि V अपॉन लैम्डा जो है वो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी को जो है वो बताता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, सो V1 जो है वो पहले मीडियम में वेलोसिटी है और लैम्डा 1 उसके पहले मीडियम में वेवलेंथ है, और V1 और लैम्डा 1 अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन V2 और लैम्डा 2 भी अलग अलग हो सकते हैं, पर V2 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू V1 अपॉन लैम्डा 1, जो कि फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, यानी कि जो ये होगा वो लाइट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि मीडियम 1 या मीडियम 2 में जाने पर जो लाइट होगी उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी।